हाय दोस्तों, मैं हूँ संतोष कावरे। आज के सेशन में हम सीखने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। आपके स्क्रीन के ऊपर पहले हमने यहाँ पे दिया है, उसका नाम है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, टीडीएस उसका शॉर्ट फॉर्म है। और इम्पोर्टेंट इसके लिए है कि अगर एज एन अकाउंटेंट आपको पता नहीं है तो उसका डिडक्शन कैसे करते हैं, उसके रूल्स क्या है। तो स्टेप बाय स्टेप हम क्या करने वाले हैं, पूरा स्टेप मीन्स रूल क्या है उसके, क्यों डिडक्शन होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, उसका पेनल्टी क्या है, उसका ड्यू डेट क्या है, रिटर्न कब भरते हैं, उसका टैक्स पे करने की ड्यू डेट क्या होती है, अगर टैक्स आपने देर से पे किया तो उसका पेनल्टी क्या होना है। बहुत सारी चीजें आज के ये जो स्पेशल सेशन है टीडीएस का, हमारे एक स्टूडेंट है, उन्होंने रिक्वेस्ट की तो टीडीएस के ऊपर एक वीडियो बनाऊं, तो इसके लिए खास हमारे स्टूडेंट को डेडिकेट करता हुए सेशन। तो चलो चलते हैं कि आज के सेशन में। तो दोस्तों ये टीडीएस क्या होता है, मैं यहाँ पे आपको लेके चलता हूँ हमारा व्हाट इज द टीडीएस। तो टीडीएस जो होता है कि इट्स उसका जो लॉन्ग फॉर्म है वो एक टीडीएस डिडक्टेड एट सोर्स। ये क्या है कि दिस इज वन मैकेनिज्म इनकम टैक्स ने बनाए हैं। तो हाउ टू वी कैन कलेक्ट मोर टैक्स। तो टैक्स कलेक्शन करने का एक सोर्स है। उससे क्या होता है कि जो भी पर्टिकुलर पेमेंट करते हैं उस समय हम उस कैटेगरी ऑफ पेमेंट जब करते हैं उसे हमें कुछ सर्टन अमाउंट है वो डिडक्शन करता पड़ता है सर्टन सेक्शन के अगेंस्ट। तो मे बी वो होता है कि सैलरी पेमेंट होता है, कमीशन होता है, प्रोफेशनल फीस, इंटरेस्ट, ब्रोकरेज, कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट, तो ऐसे अलग अलग पेमेंट करेंगे। तो उस समय क्या है कि एज पर इनकम टैक्स रूल टीडीएस के जो भी सेक्शन हैं उसके अकॉर्डिंग हमें कुछ टैक्स है वो इनकम टैक्स होता है, मगर टैक्स डिडक्टेड करके हम पे करना पड़ता है। इसके लिए टीडीएस डिडक्टेड एट सोर्स ऐसा उनका नाम दिया है। तो हम चलते एक, तो आपको पता चला कि कैसा टीडीएस क्या होता है। इट्स टैक्स गवर्नमेंट को कलेक्शन करने का एक सोर्स होता है। तो क्या होता है कि जो भी कंपनी है जो डिडक्ट है वो डिडक्ट करके गवर्नमेंट को पे करता है, तो गवर्नमेंट के तो हो गया इनकम चालू, करेक्ट। तो यही है, टैक्स डिडक्ट करके गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलता है। तो ये होना, उसके बाद में होता है कि हु इज लाइबल टू डिडक्ट, कौन कौन वहां पे डिडक्ट करता है। तो लाइबिलिटी किसकी है वहां पे, तो उसमें कि एनी पर्सन who will make the a specified payment under the income tax act and liable to deduct TDS at the time of making payment। जो कुछ सर्टन पेमेंट्स है वो इनकम टैक्स ने स्पेसिफाई किया है, अगर उस पेमेंट के पेमेंट करते हम किसी भी, हमारे वेंडर रहेगा, हमारी पार्टी रहेंगी, हमारे सप्लायर रहेंगे, तो उनके पेमेंट से हमें सर्टन अमाउंट है वो डिडक्शन करनी पड़ती है यहाँ पे। तो जो भी पर्सन या फिर जो भी कंपनी पे करने वाली वो लाइबल होती है। कि फॉर एग्जांपल हम अगर लेंगे कि ठीक है कि रिलायंस इंडस्ट्री है, बहुत ही टावर खड़ा करते हैं, और जो टावर खड़ा करते हैं उस जगह या बिल्डिंग को कुछ सर्टन रेंट अमाउंट देती है उस जगह का। तो ऐसे कुछ चीजें होते हैं कि रेंट अमाउंट है उसके ऊपर टीडीएस डिडक्शन करना पड़ता है। तो हो गया। अगर कोई एक कंपनी ने ऑफिस स्पेस लिया है तो ऐसे सर्टन बहुत सारे पेमेंट से स्पेसिफाई किया है। आगे वाले जो जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे आपको सभी चीज यहाँ पे क्लियर होंगे। स्पेसिफाइड पेमेंट है तो कौन से पेमेंट आगे हम देखने वाले हैं। दूसरा इसमें कि उसमें कुछ एग्जाम है नहीं उसमें, तो but no tax deduction is required if any person who is making payment is an इंडिविजुअल और एचयूएफ है, मगर उसका बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिटेड रिक्वायर्ड नहीं। ऑडिटेड रिक्वायर्ड मीन्स क्या है कि इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग अगर 1.5 करोड़ से ज्यादा अगर टर्नओवर है तो उनको क्या है कि ऑडिट करवाने पड़ता है, ऑडिट करवाना पड़ता है, इनकम टैक्स ऑडिट ऑडिट रिपोर्ट होता है। तो अगर किसी कंपनी को ऑडिट मैंडेटरी नहीं, रिक्वायर्ड नहीं है, तो वो लोग टीडीएस है वो डिडक्शन नहीं किया तो भी चल सकता है, करेक्ट है। तो उनको मैंडेटरी नहीं है कि कोई नॉन
ऑडिट एप्लीकेबल कंपनी है, उनको अगर किसी ने ये सबमिट किया क्या कि बिल सबमिट किया, उसके ऊपर उनको लेवरेज है कि वो टीडीएस डिडक्शन नहीं भी कर सकते। दूसरा होता है कि कुछ एक एक्सेप्शन आइटम है, तो अगर कोई टैक्स डिडक्ट ऑडिट के लिए अगर एप्लीकेबल नहीं है, मगर वो कंपनी किसी को 50,000 और मोर का रेंट पे कर रही है, तो उसको देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल क्या है कि कोई एक 60,000 रुपीज रेंट पे करके नया कंपनी ओपन हुआ है, वो रेंट पे कर रही है उनके ऑफिस के लिए, मगर उनका टर्नओवर है वो 1 करोड़ हो गया है, 1.5 करोड़ का जो लिमिट है उसने कवर नहीं किया है, तो फिर भी उसको टैक्स डिडक्शन से वो करना पड़ेगा। करेक्ट है। तो इसको आपको ध्यान में रखने का है। तो एग्जाम्पशन है यहाँ पे, मगर आपको कंप्लायंसेस करना पड़ेगा। तो हाउ टू डिपॉजिट टीडीएस, टीडीएस डिपॉजिट कैसे करते हैं? तो देखो, आपको क्या है कि गवर्नमेंट के टीडीएस का एक पोर्टल है, उस पे जाकर आपको आपका जो भी डिटेल्स है वो यहाँ पे क्या करना पड़ता है, अपडेट करना पड़ता है। तो गवर्नमेंट के पोर्टल पे जाने के बाद आप वहाँ पे टैन नंबर, आपका कौन सा सेक्शन के अगेंस्ट आप ये भर रहे हो, टीडीएस डिडक्शन क्या उसका डिटेल करके आप वहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपको ऑनलाइन सर्विसेज TIN.gov.in.ADL.com का जो साइट है यहाँ पे दिया है। तो उसको मैं क्या करूंगा कि हमारे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो है उसके ऊपर भी मैं आपको लिंक दूंगा, ताकि वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हो कि टीडीएस एओ डिपॉजिट कैसे कर लेते हैं। करेक्ट है। ये होगा कि डिपॉजिट का, तो ऑनलाइन डिपॉजिट होता है उसमें कि हमें चलन वगैरह जनरेट नहीं करना पड़ता है। वही जैसे जैसे आप आगे स्टेप करेंगे, इंफॉर्मेशन आप अपडेट करेंगे, तो आपको डायरेक्टली वेबसाइट के ऊपर से आपका बैंक के पोर्टल के ऊपर लेके जाता है, और बैंक से आप लॉगिन आईडी पासवर्ड एंटर करके उसका ऑनलाइन पेमेंट कर सकता है। ऑनलाइन ही उसका चलन का डिटेल है वो मिल जाता है। तो सभी ऑनलाइन है, कुछ मैन्युअली कुछ काम नहीं होता है लिखना जाने का और बैंक में जाके सबमिट करने का, लाइन पे खड़ा रहने का। तो ऑनलाइन होता है, विद इन 4-5 मिनट में से भी कम टाइम लगता है। तो ऑनलाइन ही सब पे कर सकते हैं, ज्यादा झंझट नहीं है यहाँ पे। ठीक है। दूसरा एक हम कि ड्यू डेट्स क्या होती है। तो हमने डिडक्शन किया, किसी कंपनी ने, रिलायंस ने डिडक्शन किया, तो उसको पे भी करना पड़ता है ना, क्या ऐसा नहीं कि डिडक्शन किया और आपने पॉकेट में रख लिया तो ऐसा जरूरत नहीं है। तो उनको क्या है कि जो भी आपने टीडीएस डिडक्शन किया है, इट हैज टू बी पे टू गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है। तो उसका ड्यू डेट क्या है, तो उसमें हम देखेंगे क्या क्या ड्यू डेट है यहाँ पे। तो फर्स्ट तो ये कि जो भी हम डिडक्शन करेंगे वो नेक्स्ट महीने के सब्सिक्वेंट मंथ के 7 तारीख और उसके पहले हमें पे करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल है कि आज अभी अप्रैल मंथ चालू है, तो अप्रैल महीने हम जनवरी मंथ का ये कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारा अभी जनवरी मंथ का पेमेंट करने का है, तो जनवरी मंथ में जो भी आपने टीडीएस डिडक्शन किया है उसका पेमेंट आपको कब पे करना पड़ेगा, 7 फरवरी के पहले पेमेंट करना पड़ेगा। तो हर महीने वैसे होता है, मगर उसमें क्या है कि मार्च महीना होता है, उसमें कुछ बहुत सारे हमें प्रोविजंस वगैरह करना पड़ता है, फाइनलाइजेशन करना पड़ता है। तो इनकम टैक्स ने वहां पे क्या है कि 30 डेज का टाइम दिया है। तो मार्च का रिलेटेड का जो भी टीडीएस है आप 30 अप्रैल को आप पे कर सकते हो। करेक्ट है। तो मार्च छोड़ के बाकी सब महीने में आपको 7 को ही पे करने का है, विद इन 7 डेज। मीन जनवरी का जो पेमेंट है वो 7 फरवरी के अंदर, फरवरी का पेमेंट है वो 7 मार्च का पहले देना पड़ता है। और मार्च में जो भी आपने डिडक्शन किया है उसके लिए 30 डेज, विद इन 30 अप्रैल के पहले आपको देना पड़ेगा। दूसरा है कि अगर आप रेंट एंड परचेस ऑफ प्रॉपर्टी करते हैं, तो उस समय आपको क्या है कि टीडीएस और डिडक्शन करके, मीन बिल्डर के पास से आपने अगर परचेस किया है फ्लैट, तो उस समय क्या है कि आपको भी टीडीएस डिडक्शन करके गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है। तो उसके लिए भी आपको 30 डेज का टाइम दिया गया फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ।
ये हो गई ड्यू डेट है। तो ये ड्यू डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको क्या है कि उसको फॉलो करने का है, ताकि उसके ऊपर अगर आपका डिले पेमेंट होता है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट भी लगता है। आगे हम देखेंगे कि इंटरेस्ट का प्रोविजन क्या है और उसका कितना इंटरेस्ट हमें पे करना पड़ता है। उसके बाद में ड्यू डेट क्या, रिटर्न टैक्स डिडक्शन किया, हमने पे भी किया, तो उसके बाद में हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, हमें क्या करना पड़ता है, टीडीएस का रिटर्न है वो फाइल करना है। रिटर्न में क्या होता है कि आपने किसके पास का टीडीएस डिडक्शन किया है, कौन सा सेक्शन के अंडर डिडक्शन किया है, अमाउंट कितना आपने पे किया है, उसके ऊपर कितना परसेंटेज के अकॉर्डिंग आपने डिडक्शन किया है, और जो डिडक्शन किया है वो आपने पेमेंट कौन से चलन में किया है, वो सब ऑनलाइन सॉफ्टवेयर रहता है, वहां से हम क्या कर लेते हैं, टीडीएस का जो रिटर्न है हम फाइल कर सकते हैं। तो उसका ड्यू डेट क्या है वो हम देखेंगे। तो ड्यू डेट है वो दो टाइप के टीडीएस होता है कि सैलरी के लिए एंड अदर देन सैलरी के लिए। सैलरी के लिए जो फॉर्म होता है टीडीएस का वो होता है आपका 24Q, तो टीडीएस ऑन सैलरी। तो उसका जो क्वार्टरली ड्यू डेट होती है कि आपका अप्रैल से लेके जून का एक क्वार्टर, जून से जुलाई का दूसरा क्वार्टर, जुलाई से सितंबर दूसरा क्वार्टर है, अक्टूबर से दिसंबर और जनवरी से मार्च, ऐसे 4 क्वार्टर होते हैं। जो टीडीएस है उसका रिटर्न आपको क्वार्टरली देना पड़ेगा। तो पहला जो क्वार्टर होता है तो उनका जो ड्यू डेट होता है वो सेम 30 दिन के अंदर जो है हमें फाइल करना पड़ता है। मीन 1 अप्रैल में जून का जो होता है तो 30 जून को क्वार्टर खत्म होता है, तो 31 जुलाई के अंदर आपको रिटर्न है वो फाइल करना पड़ेगा। वैसे ही जुलाई अगस्त सितंबर का जो है 31 अक्टूबर के पहले फाइल करना पड़ेगा। अक्टूबर नवंबर दिसंबर का है उसका रिटर्न आपको 31 जनवरी के पहले जो है फाइल करना पड़ता है। और जनवरी टू मार्च जो है वो क्या है कि फाइनेंशियल ईयर एंड का लास्ट क्वार्टर है, तो उसमें क्या है कि बहुत सारा प्रोविजन वगैरह करना पड़ता है, ऑडिट करके लेना पड़ता है। तो वहां पे उन्होंने क्या किया है कि 2 मंथ्स का टाइम दिया है कि जून एंड मई, सॉरी जनवरी टू मार्च का जो क्वार्टर है उसके लिए 2 मंथ दिया है। तो अप्रैल एंड मई 31 मई के पहले आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। सेम जो अदर देन टीडीएस सैलरी है, टीडीएस ऑन अदर देन सैलरी, उसके लिए भी सेम पीरियड होता है, ड्यू डेट भी आपको सेम होती है। तो सिर्फ आपको जो फॉर्म है अलग अलग होती है दोस्तों। यहाँ पे हम देखेंगे कि कौन से जो जो फॉर्म होते हैं, कि एक होता है कि सैलरी के लिए जो आपका जो फॉर्म होता है वो होता है कि 24Q, और अदर देन सैलरी के लिए जो रिटर्न का फॉर्म होता है वो 26Q का होता है। मगर दोस्तों यहाँ पे जो ड्यू डेट है सभी के यहाँ पे एक ही टाइम का आपको पे करना पड़ता है। ड्यू डेट में वहां पे कुछ भी वेरिएशन नहीं, आप सैलरी के एम्प्लॉय के सैलरी के ऊपर डिडक्शन करके रिटर्न फाइल करो, अदरवाइज अदर देन सैलरी कॉन्ट्रैक्टर प्रोफेशनल फीस कमीशन ऑन ब्रोकरेज इंटरेस्ट वगैरह उसके ऊपर का पे करो। ड्यू डेट यहाँ पे सेम ही करेक्ट। तो ये हो गए हमारे ड्यू डेट है। आपको टीडीएस डिडक्ट करने का है। फर्स्ट हुई कि आपका प्रोसेस क्या है कि टीडीएस पहले डिडक्शन करने का है, जो भी आपके वेंडर रहेंगे उनके पेमेंट से डिडक्शन करने के बाद आपको क्या करने का है, उसको टैक्स का पेमेंट करने का है एवरी 7th ऑफ सब्सिक्वेंट मंथ को। और टैक्स पे करने के बाद क्वार्टर जब खत्म होता है उस समय आपको क्या करने का, उसका रिटर्न फाइल करने का। इस 3 जिम्मेदारी होती है आपको। तो डिडक्शन करो, उसको बाद में पेमेंट करो और रिटर्न फाइल करो। ये स्टेप बाय स्टेप 3 चीजें होती हैं, हमें करना पड़ता है। तो यहाँ पे कि टीडीएस का जो है सर्टिफिकेट भी हमें इशू करना पड़ता है। उसके बाद में चौथा प्रोसेस होता है कि वो सर्टिफिकेट इशू है वो ऑनलाइन हमें डाउनलोड करना पड़ता है एनएडीएल साइट से रिटर्न फाइल करने के बाद में। तो डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे सर्टिफिकेट है वो इशू करना पड़ता है जिसके पास से हमने डिडक्शन करवा के लिया उसे। तो जो सर्टिफिकेट है उनको नाम दिया रहता है, जो सैलरी के लिए जो टीडीएस ऑन सैलरी के लिए जो हम सर्टिफिकेट होता है उसके लिए फॉर्म 16 बोलते हैं, 16 बोलते हैं उसको। और उसका जो है ईयरली एक साल में एक ही फॉर्म है, टीडीएस सर्टिफिकेट बोलते हैं उसको, फॉर्म 16 एक ही बार जनरेट होता है और उसका लास्ट डेट होता है कि 30th ऑफ मई में।
बस 31 ऑफ मे के पहले आपको क्या करने का है, एम्प्लॉय को सैलरी का टीडीएस जो डिडक्शन हो गए उसका फॉर्म नंबर 16 इशू करने का है। उसके बाद में एक ही आपको सैलरी के लिए जो है आपको वहां पे, मगर अदर देन सैलरी के जो होता है उसके लिए सर्टिफिकेट है, और रिटर्न आप क्या करेंगे, क्वार्टरली फाइल कर ले तो उसका जो सर्टिफिकेट है वो भी क्वार्टरली आपको पे करना इशू करने का है। और उसको जो नाम है, फॉर्म का नाम, सर्टिफिकेट जो होता है उसको ऊपर फॉर्म जो नंबर होता है 16A। अच्छा है, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होता है कि जो भी टीडीएस है ऑन सैलरी उसके लिए फॉर्म नंबर 16 बोला जाता है, 16 फॉर्म नंबर, और अदर देन सैलरी के 16A, ऐसे दो है कि 16A और 16A। और वो आपको क्या है कि हर क्वार्टर को आपको विद इन 15 डेज फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न। फॉर एग्जाम्पल है कि आपने क्या किया कि सेकंड क्वार्टर का जून जुलाई अगस्त का सॉरी जुलाई अगस्त सितंबर का आपने रिटर्न फाइल किया है, उसका रिटर्न आपने कब फाइल करने का, 31 अक्टूबर को फाइल करने विद इन 30 डेज में। और अक्टूबर को फाइल करने के बाद वहां से वो जो अक्टूबर का डेट है वहां से 15 दिन के अंदर में 15 ऑफ नवंबर के अंदर अंदर आपको जो टीडीएस का फॉर्म है उसको आपको इश्यू करने का है, आपके जो भी वेंडर है, सप्लायर है, या प्रोफेशनल पर्सन है, या आपके कॉन्ट्रैक्टर है उनको। ये जो ड्यू डेट है आपको यहाँ पे याद रखने की, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग आपको इशू करना पड़ता है एज पर इनकम टैक्स एक्ट, ए मैंडेटरी है। उसके बाद में हम देखेंगे सबसे इम्पोर्टेंट, आप बोलेंगे कि ये सब चीजें है ये तो हम जान लिया, मगर जो टीडीएस रेट है वो कौन से रेट से कितना अमाउंट है वो डिडक्शन किया है, उसका सेक्शन कौन से है, और उसका अमाउंट का कुछ है क्या, कितना अमाउंट देने के बाद फिर हमें टीडीएस है वो डिडक्शन करना पड़ेगा, कम अमाउंट दिया तो डिडक्शन करना या नहीं करने का है। तो स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि टीडीएस के 192 से लेके 206 ये सेक्शन है, वहां पे अलग अलग सेक्शन है। तो हम क्या करने वाले कि पूरे सेक्शन से, सभी कंपनी में पूरे सेक्शन ये नहीं होते, एप्लीकेबल नहीं होते, तो हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे जो जो मेजोरिटी है यहाँ पे यूज होता है तो वो सेक्शन से यहाँ पे हम कवर करने वाले हैं। और बहुत जगह क्या है यही सेक्शन का अगेंस्ट होता है, मगर कभी कभी एक्सेप्शन हो गए तो हमें अलग पेमेंट कर दिया तो वहां पे होता है। तो हम जो 1516 कुछ कैटेगरी है अलग अलग वो देखेंगे। तो देखो यहाँ पे हम जो देखने वाले सबसे पहला है कि हमारा टीडीएस ऑन, यहाँ पे नेचर ऑफ पेमेंट क्या है आपका, सैलरी, एम्प्लॉय को जो भी सैलरी पेमेंट करते हैं तो उसके आगे आपको डिडक्शन करना पड़ेगा, उसके लिए सेक्शन क्या है 192 सेक्शन है। और वहां पे अमाउंट है यहाँ पे, तो यहाँ पे अमाउंट मैंने इसके लिए नहीं एंटर किया, तो उसका जो रेट होता है वो फिक्स नहीं होता है, वो अपना जो इनकम टैक्स का स्लैब होता है कि मीन्स 0 to 2.5 लाख नील होता है, 2.5 to 5 लाख उसके लिए आपका 5% रहेगा, तो 5 लाख के अब आपका 20% रहेगा। तो ऐसा जो स्लैब होता है उसके अकॉर्डिंग हमें कैलकुलेशन करना पड़ता है। तो आपका इनकम टैक्स डिक्लेरेशन लेने के बाद अगर टैक्सेबल हो रहा है तो भी आपका इनकम टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग और डिडक्शन करना पड़ता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे आने वाले कुछ दिनों में टीडीएस ऑन सैलरी है उसका वर्किंग कैसे करते हैं वो भी हम उसका एक सेशन ले लेंगे इन फ्यूचर में। तो ये हो गया। उसके बाद में एक ही इंटरेस्ट बाय बैंक, हमें हमारी कुछ फिक्स डिपॉजिट है और फिक्स डिपॉजिट के आगे हमें बैंक ने इंटरेस्ट दे दिया, तो अगर इंटरेस्ट पूरे साल में 40,000 से अगर ज्यादा इंटरेस्ट दिया है तो सेक्शन 194A के अकॉर्डिंग हमें 10% जो है क्या करने का है, डिडक्शन करना करती है बैंक। तो अगर आपको उसको डिडक्शन नहीं करवाने का है तो कुछ फॉर्म्स होते हैं, अगर आपने डिक्लेयर करवा दिया कि हमारा इनकम है वो टैक्सेबल नहीं, आप मत डिडक्ट करो, तो उसके लिए कुछ फॉर्म होते हैं, आप बैंक में जाके वो डिडक्ट सबमिट किए तो ये भी टीडीएस है वो आपका डिडक्शन नहीं होगा, मगर आपने डिक्लेरेशन नहीं दिया तो आपका टैक्स है वो डिडक्शन होने के चांसेस होते हैं। ये तो होगा कि बैंक का। मगर आपने क्या किया कि किसी को आपने क्या है कि
लोन लिया पर्सनल लेवल के ऊपर किसी फ्रेंड्स को, फैमिली के एंड से, आपके जो भी कोई लेंडर रहेगा उनको, उनके पास से अगर आपने क्या किया कि कुछ इंटरेस्ट के ऊपर अमाउंट लिया, और अमाउंट लेने के बाद में आपको अगर उनको इंटरेस्ट पे किया, तो उस समय आपने अगर 5000 से ज्यादा अगर पूरे साल में इंटरेस्ट पे किया है, तो आपको सेक्शन 194 ए के अकॉर्डिंग 10% आपको टीडीएस है और डिडक्शन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि बैंक ने अगर पे किया तो बैंक का 40,000 का लिमिट है, मगर बैंक को छोड़ के दूसरे किसको अगर आपने आप पेमेंट करते हो टीडीएस का, तो यहाँ पे 5000 का अमाउंट का लिमिट है। उसके बाद में हम यहाँ पे एक पेमेंट ऑफ प्राइज फ्रॉम विनिंग ऑफ लॉटरी, अगर आपने कुछ लॉटरी वगैरह लिया या कुछ हॉर्स रेस की, उसके ऊपर कुछ आपने पैसा लगाया और आपको उसका प्राइज मिल गया, तो अगर प्राइज मिल गया वो अमाउंट 10,000 से अगर ज्यादा है, तो उस समय आपको 30% जो टैक्स है वो पे करना पड़ेगा। करेक्ट है, 30% टीडीएस से डिडक्शन करके गवर्नमेंट को पे करना पड़ा। उसके लिए सेक्शन से यहाँ पे 194B और उसका अमाउंट का लिमिट है 10,000। 10,000 से ज्यादा अगर आपको लॉटरी लग जाती है, तो जो भी लॉटरी वाला जो पर्सन है 30% अमाउंट है वो डिडक्शन करके आपको बैलेंस पेमेंट देगा। बाकी का अमाउंट है हमारे टीडीएस जो है वो पैन नंबर के अकॉर्डिंग वो वहां पे हमारे इनकम टैक्स के पोर्टल के ऊपर जमा होता है। इस पे कि हम इस गवर्नमेंट का नहीं होता है, हम क्लेम भी कर सकते हैं उसको, तो जमा होता है हमारा पैन नंबर के अकॉर्डिंग। तो ये कॉन्ट्रैक्टर पेमेंट, जो भी आपके कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, हाउसकीपिंग कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, लेबर कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, आपके कोई काम किया कारपेंटरी, रिपेयर मेंटेनेंस, एएमसी वाले जो लोग हैं, या ट्रैवल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं आपके बस वाले, व्हीकल वाले, तो उनको कुछ आपने काम दिया और उन्होंने किया, तो वहां पे 194 के अकॉर्डिंग सेक्शन है, तो उस सेक्शन के अकॉर्डिंग हमें क्या करना पड़ता है, टीडीएस डिडक्शन करना पड़ता है। और उसका लिमिट है 30,000 ओवर 1 लाख रुपए। आप बोलेंगे दो लिमिट कैसे, तो अगर आप एक साथ 30,000 से ज्यादा अगर पेमेंट करते हैं, तो आपने फॉर एग्जाम्पल 50,000 का पेमेंट कर दिया एक साल में, और एक पहला ही इनवॉइस था, ये कोई कॉन्ट्रैक्टर है उसको आपने कुछ रिपेयर मेंटेनेंस का आपने काम दे दिया और 50,000 रुपीज चार्ज किया, तो 1 लाख रुपए से कम हो रहा है, मगर 30,000 से ज्यादा हो रहा है। तो क्या है कि सिंगल पेमेंट मोर देन 30,000 है, तो आपको पेमेंट करना पड़ेगा वहां पे। अगर किसी को क्या है कि मल्टीपल पेमेंट है, मीन 15,000, 20,000, 14,000 ऐसा करके पेमेंट हो रहा है, मगर उसका अगर 90,000 हो गया उसका टोटल, तो करने की जरूरत नहीं। सिंगल पेमेंट मोर देन 30,000 है वो एप्लीकेबल होंगे, या फिर आपका मल्टीपल पेमेंट है, छोटे छोटे बहुत सारे पेमेंट है, मगर पूरे थ्रू आउट द ईयर उसका 1 लाख से ज्यादा हो गया, किसी ने अगर 10,000, 12,000, 20,000, 25,000 का ऐसा बिल दे दिया हमें, और हम उसको थ्रू आउट द ईयर जो पेमेंट करते रहे, और उसका मार्च के बाद में आपका 1.5 लाख का अमाउंट हो गया, तो आपको वो डिडक्शन करना पड़ेगा। तो क्योंकि उसका जो पूरा ओवरऑल साल का जो लिमिट है वो 1 लाख रुपीज है इसके लिए, तो उसका जो अमाउंट है यहाँ पे अगर इंडिविजुअल है, और एचयूओ पे आपका जो सप्लायर है अगर वो इंडिविजुअल है या कोई एचयूओ पर्सन है, तो उसको 1% से डिडक्शन करने का। और दूसरा है कि आपका पार्टनरशिप फर्म, प्राइवेट लिमिटेड, लिमिटेड कंपनी, ऐसा बड़ा कंपनी आपको कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपको वहां पे 2% से डिडक्शन करना पड़ेगा। उसके बाद में इंश्योरेंस कमीशन, जो इंश्योरेंस के बहुत सारे एजेंट होते हैं, हमें इंश्योरेंस करवा देते हैं, तो उनका क्या है कि इंश्योरेंस कंपनी है कि ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी है, बीच में कोई हमारा एजेंट है, तो महीने मेरा अगर कोई एक मेडिक्लेम पॉलिसी लिया और हमने 15,000 का पेमेंट कर दिया, तो 15,000 रुपए के ऊपर कुछ सर्टेन अमाउंट है, 5-10% कमीशन जो है वो ओरिएंटल इंश्योरेंस उसके जो एजेंट है उसको पेमेंट करते। तो जब भी अगर उसको 1,500 रुपए कमीशन देने का, तो उसके ऊपर क्या होगा कि यहाँ पे 5% जो अमाउंट है वो डिडक्शन हो जाएगा। तो एटीडी सेक्शन से यहाँ पे कमीशन इंश्योरेंस के लिए 15,000 से ज्यादा हो रहा है तो वहां पे डिडक्शन होगा। अगर वहां पे कंपनी
अदर देन कंपनी है तो वहां पे आपका जाएगा 5%। और कंपनी है कोई बीच में जो एजेंट है कमिश्नर वो बड़ी कंपनी है और वो सभी लोगों का क्या करती है टीडीएस इंश्योरेंस निकालती है, और उनको कोई कंपनी ने बड़े ओरिएंटल कंपनी ने कोई थर्ड पार्टी कंपनी को कमीशन दे दिया इंश्योरेंस के आगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा 10% डिडक्शन करना पड़ेगा। उसके बाद में आपका पेमेंट एंड कमीशन और ब्रोकरेज दे दिया तो वहां पे सेक्शन 80H के अगेंस्ट 15,000 से ज्यादा आपने पेमेंट दिया वन टाइम रहने दो या पूरे साल में, तो 5% के अगेंस्ट आपको अकॉर्डिंग आपको टीडीएस से वो डिडक्शन करना पड़ता है। तो ये होता है कि ये सेक्शन होते हैं, इसमें आपने अगर कोई भी पेमेंट कर रहे हैं, आप एज एन अकाउंटेंट है और आपकी कंपनी पेमेंट कर रही है, तो ये सेक्शन जो कैटेगरी में आएगा तो उसके अकॉर्डिंग ये जो अमाउंट है आपको डिडक्शन करके गवर्नमेंट को पे करने का है। ठीक है, तो ये हो गया कि हमारे कुछ पॉइंट। उसके बाद में और है तो ये क्या हमारा और बाकी के कैटेगरी है। तो यहाँ पे कि रेंट आपने लैंड एंड बिल्डिंग फर्नीचर फिटिंग के लिए अगर आपने रेंट पे किया है तो उसमें 94H के अकॉर्डिंग पेमेंट जो है किया है, मगर उसका ईयर में आपका एग्रीमेंट बनाए हैं तो उसका अगर एग्रीमेंट का जो वैल्यू है मोर देन 2,40,000 पूरे साल का, तो आपको 10% का अकॉर्डिंग डिडक्शन करना पड़ेगा। कोई है कि हमारा अभी एक कंपनी कोई कंपनी ने क्या किया ऑफिस रेंट के ऊपर ले लिया, तो उसका जो है कि 25,000 रुपए हर महीने रेंट है, तो 25,000 क्या करेंगे आप जब एग्रीमेंट करेंगे तो पता है कि आपका हर महीने 25,000 यानी पूरा साल का क्या होगा कितना अमाउंट होगा, तो 3 लाख रुपए होने वाला है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे 2,40,000 से अबव अमाउंट जाने वाला है। तो जब भी आप हर महीने रेंट पे करेंगे तो वो रेंट के आप जब पेमेंट करेंगे वो रेंट के अमाउंट से 25,000 जो अमाउंट है उसमें से आपको क्या करने का है कि 10,000 रुपीज जो अमाउंट है 10% यानी 2,500 रुपीज अमाउंट डिडक्शन करके बाकी का अमाउंट आपको पे करने का उसको, और 10% है तो आपको गवर्नमेंट को पे करने का है। उसके बाद में पेमेंट टू रेंट, रेंट है मगर मशीनरी एंड इक्विपमेंट है। कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उसके पास फिक्स एसेट खुद का ये नहीं है मशीन है, उसने क्या किया कि एक कंपनी से मशीन है और रेंट के ऊपर लिया और उसको आपने कुछ मंथली पेमेंट कर रहे हैं, उसका भी पेमेंट अगर 2,40,000 से ज्यादा है तो आपको 2% से यहाँ पे डिडक्शन करना पड़ेगा। अगर रेंट ऑन लैंड बिल्डिंग ऑफिसेस है तो उसके लिए 10% है, मगर यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स उसके लिए 2% है। तो सेक्शन एक है मगर एक ही सेक्शन के आगे से दो अलग अलग कैटेगरी यहाँ पे किए, तो आपको उसको ध्यान में रखने का। अगर कैटेगरी अलग है तो उसको आपको रेट ऑफ टीडीएस है वो भी अलग यहाँ पे आपको डिडक्शन करना पड़ेगा। उसके बाद में आप है कि सेक्शन 194 जो है तो 194 के अगेंस्ट बहुत सारे 3-4 कैटेगरी आते हैं कि पेमेंट टू प्रोफेशनल फीस। प्रोफेशनल कौन आते हैं कि अगर आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कोई एडवोकेट है, आर्किटेक्चर है या कोई मैनेजमेंट कंसल्टेंट है या मैनेजमेंट ट्रेनर है, तो उसको अगर आप पेमेंट कर रहे हो तो 30,000 से अगर ज्यादा हो रहा है उसका हर महीने, तो यहाँ पे 10% आपको डिडक्शन करना पड़ेगा हर पेमेंट में से। उसके बाद में है कि ये टेक्निकल फीस, तो प्रोफेशनल तो होगा, टेक्निकल यानी कोई कोई एक टेक्निकल पर्सन है वो क्या करता है कि मैकेनिकल काम करता है या कोई इक्विपमेंट का काम करता है, मशीनरी रिलेटेड टेक्निकल फंक्शन करता है, तो टेक्निकल कुछ काम रहेगा तो उसके अकॉर्डिंग आपने कुछ पेमेंट किया वो भी 30,000 से ज्यादा है तो उसको आपने 2% पेमेंट करने का है। यहाँ पे 2% है वो पेमेंट करने का है। ये होगा कि टेक्निकल फीस के अकॉर्डिंग 2%। यहाँ पे कि प्रोफेशनल आपने दे दिया कि जो भी सीए, चार्टर्ड अकाउंट, आईसीडब्ल्यू, कंपनी सेक्रेटरी है, मैनेजमेंट कंसल्टेंट है, एडवोकेट को आपने पेमेंट दिया है या कोई कंसल्टेंट हायर किया, मैनेजमेंट कंसल्टेंट, फाइनेंस कंसल्टेंट, तो उसको आपने 10% किया। मगर टेक्निकल है, मशीन के रिलेटेड या इक्विपमेंट के रिलेटेड कुछ काम कर रहे हैं, टेक्निकल है, तो उसको आपको क्या करने का है यहाँ पे 2% के अकॉर्डिंग डिडक्शन होगा। उसके बाद पेमेंट टू कॉल सेंटर, अगर कोई कॉल सेंटर चला रहा है, कोई एक भारतीय एयरटेल का कॉल सेंटर, एयरटेल जो कंपनी उसका कॉल सेंटर बना रहा है कि जब हम कॉल करते तो हमारे
कॉल है, वो कॉल सेंटर पर्सन है, वो अटेंड कर लेते, तो उसको कॉन्ट्रैक्ट है, वो क्या कर लेते, कंपनी है ना खुद का, बहुत बार होता है कि आउटसोर्स करते हैं, कि थर्ड पार्टी उसको आउटसोर्स करते हैं और उसको पेमेंट करते हैं कि ठीक है हमारे जो कस्टमर है उनको आप क्या कर लो, मैनेज करो। तो वो मैनेज करने के अगेंस्ट हम क्या करेंगे, इतना इतना हर महीने सर्टन अमाउंट देंगे। तो जो है कि 194 जो है सेक्शन है, उसके अगेंस्ट आपको डिडक्शन करना पड़ेगा, और उसका अमाउंट है ये 30,000 रुपीज है थ्रेश होल्ड। उससे ज्यादा अगर साल में हो गए हैं तो 2% के अकॉर्डिंग हमें पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं समझो कि मैं अभी अकाउंटेंट हूँ एक भारतीय एयरटेल का, और मैंने कोई एक कॉल सेंटर ऑपरेटर है उनको पेमेंट कर रहा हूँ, तो 1 लाख रुपए का हर महीने पेमेंट, तो मैं क्या करूंगा, 1 लाख रुपए से में से 2% 2,000 रुपए डिडक्शन करके 98,000 रुपए जो पेमेंट हो जाएगा उनको, और 2,000 रुपीज पेमेंट करूंगा मैं गवर्नमेंट को। तो उसका जो 2,000 का जो ये अमाउंट है, क्रेडिट अमाउंट है, वो एयरटेल है वो इनकम टैक्स से वो क्लेम करेंगे एट द टाइम ऑफ फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न। दूसरा है कि डायरेक्टर फी, जो कंपनी के प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में डायरेक्टर्स होते हैं, तो उनको आपने सैलरी के अलावा अगर कुछ फीस दे दिया, तो वहां पे क्या, जो भी फीस देंगे यहाँ पे, आपने 1,000 रुपए भी फीस दिया तो 10% आपको डिडक्शन करना पड़ेगा टीडीएस। सेक्शन है 194, जो उसमें कुछ ये नहीं है कि थ्रेश होल्ड नहीं कि आपने 1,000 रुपए 100 रुपए भी पेमेंट कर दिया तो 10% आपको डिडक्शन करना पड़ता है। अगर डायरेक्टर है उसको आप सैलरी भी दे सकते हैं, फीस भी दे सकते हैं, तो आपको कौन सा ज्यादा कन्वीनियंट है उसके अकॉर्डिंग, या जो भी मैनेजमेंट डिसाइड करेंगे उसके अकॉर्डिंग वो पेमेंट करना पड़ता है। अगर आपने फीस पेमेंट की तो उसके आगे आपको ये जो पेमेंट है वो करना पड़ेगा। करेक्ट है, तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखने का है कि कैसे कैसे कौन से टीडीएस है, सेक्शन है, उसके अकॉर्डिंग क्या रेट है, आप यहाँ पे चेक करो, और उसके अकॉर्डिंग डिडक्शन करने का है। ये होने के बाद जो होता है आपका कि रेट चार्ट क्या है, अगर किसी का अगर टीडीएस कर रहे हैं मगर वो टीडीएस आपका जो पार्टी उसके ऊपर उसके पास अगर पैन नंबर नहीं है, तो पैन नंबर नहीं तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा कि 20% जो है टीडीएस डिडक्शन होगा, 20% से डिडक्शन होगा। और किसी के पास पैन नंबर नहीं है मगर वो सेक्शन 194 ओ के अगेंस्ट पेमेंट हो रहा है। 194 वो क्या है कि ई कॉमर्स ऑपरेटर्स है उनको, मीन्स आपने अगर फ्लिपकार्ट वगैरह इनको कुछ उसके रिलेटेड कुछ पेमेंट किया है ई कॉमर्स रिलेटेड, तो उसके रिलेटेड अगर होता है तो फिर आपको क्या है कि 194 ओ के अकॉर्डिंग पेमेंट करना पड़ता है। मगर उसके पास पैन नंबर नहीं है तो आप 5% है और टीडीएस डिडक्शन कर सकते हैं। अदर देन 94 ओ है, अगर किसी के पास पैन नंबर नहीं तो 20% यहाँ पे डिडक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखने का है कि जब भी आप पेमेंट करने वाले तो वहां पे आपको पास क्या है कि पैन नंबर होना जरूरी है। जब भी आप वेंडर रजिस्ट्रेशन करेंगे, आप पेमेंट करेंगे, उसके पहले आप क्या कर लो, उनको पूछो कि आपके पास पैन नंबर है या नहीं है तो आप पैन नंबर ले लो। ये वही पैन नंबर आपको रिटर्न फाइल करते उस समय आपको उसका डिटेल्स है वो पैन नंबर का वो रजिस्टर करना पड़ता है, और पैन नंबर के अकॉर्डिंग उनका जो डिडक्ट किया हुआ टीडीएस है उनके इनकम टैक्स में जमा होने वाला है। करेक्ट, ये हो गया। उसके बाद में क्या आपका लेट पेमेंट हो गया कि आपका किस महीने में आपने अगर टीडीएस है वो डिडक्शन नहीं किया और डिडक्शन किया मगर आगे जाके पेमेंट नहीं किया, तो लेट पेमेंट करते हैं तो उसका 201 सेक्शन 201 1A के अकॉर्डिंग आपको क्या करना पड़ेगा, हर महीने आपको 1.5% ये एज अ इंटरेस्ट लेट पेमेंट इंटरेस्ट है वो पे करना पड़ेगा, वो हर महीने पेमेंट करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल है कि आपने 1 लाख रुपए का डिडक्ट 10,000 रुपीज टैक्स डिडक्शन किया मगर 2 महीने भरा ही नहीं, तो 2 महीना 1.5% जो अमाउंट है वो आपको पेमेंट करना पड़ेगा। 1,000 रुपए के 10,000 रुपीज के ऊपर क्या होगा आपका 150 300 रुपए आपका टैक्स है, वह टैक्स के ऊपर जो इंटरेस्ट है आपके पॉकेट से करना पड़ेगा। वो जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो आप डिडक्ट आपके जो भी वेंडर है उनके पास डिडक्शन नहीं करने का, नहीं तो आप बोलेंगे कि नहीं हमने पेमेंट
लेट भरा है तो हम आपके पास से वापस और 1.5% वो भी मांग लेंगे, वैसा नहीं। वो वहां पे कैसे हमारी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो डिडक्शन करने के और टाइम के ऊपर पेमेंट करने का है। तो वैसा मत करो कि लेट हो गए इसके लिए आपके जो वेंडर है उनके पेमेंट से 1.5% आप डिडक्शन करवा के लेंगे। करेक्ट है। तो उसका आपको प्रिकॉशन लिए इसके लिए जो भी आपका डेट है 7th ऑफ एवरी मंथ को आपको जो टीडीएस है उसका आपको पेमेंट करने का जो भी आपने डिडक्शन किया है वो। करेक्ट है। तो ये हो गया कि उसके बाद में है कि वो देखेंगे कि जो भी आप रिटर्न फाइल करते हैं आपको रिटर्न भी फाइल करने देखा कि हर क्वार्टर को हमें रिटर्न फाइल करना पड़ता है, मगर बहुत बार लोग क्या क्या होता है कि रिटर्न फाइल जो है वो होता नहीं है या लेट हो जाता है, तो उसके लिए भी आपको लेट पेमेंट चार्जेस है और पेनल्टी भी है। करेक्ट है। तो पेनल्टी एंड लेट पेमेंट चार्जेस क्या है हम देखेंगे यहाँ पे एक लेट फाइलिंग रिटर्न है। तो सेक्शन 234 ई के अकॉर्डिंग हमें पर डे 200 रुपीज जो है वो पेनल्टी यहाँ पे पे करना पड़ता है हर रोज पर डे 200 रुपीज पेनल्टी यहाँ पे करना पड़ेगा। तो आपने 1 साल के बाद में अगर टीडीएस डिडक्शन कर रहे हैं आपको तो कितना करना पड़ेगा कैलकुलेशन कर लो। हर महीने 200 रुपीज यानी महीने का हो गया कि 6,000 रुपए और 12 महीने का हो गया 72,000। करेक्ट है। तो आपने 1 साल के बाद में भर रहे हो तो 72,000 रुपीज पे करना पड़ेगा। और इनडायरेक्टली उसका जो लॉस है किसको होगा, कंपनी को होगा। तो अवॉइड करने का आपको 72,000 रुपीज बचाने के तो आपको ईच एंड एवरी ड्यू डेट को आपको क्या करने का है, रिटर्न फाइल करने का है, उसके पहले डिडक्शन करने का है। करेक्ट। उसके बाद में कि आपने अगर फाइल ही नहीं किया और बाद में आपने के जो असिस्टेंट ऑफिसर है उसने पकड़ा आपको कि फाइल ही नहीं किया तो वहां पे लेट पेमेंट पेनल्टी है और 10,000 रुपीज से लेके 1 लाख रुपए तक हो सकता है। ये तो होगा कि लेट पेमेंट फाइलिंग फीस है और ये पेनल्टी भी उसके ऊपर ये पेनल्टी भी आपको चार्ज हो सकता है। ताकि क्या है कि आपको 10,000 से लेके 1 लाख रुपए तक पेमेंट पेनल्टी वो भी आपको लग सकते हैं। तो एज एन अकाउंटेंट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये जो अमाउंट है आपको डिडक्शन करने का है, रिटर्न फाइल करने का है, वो भी टाइम के ऊपर फाइल करने का है। ठीक है। तो दोस्तों ये जो डिटेल्स है आप फॉलो करो, अदरवाइज आपको बहुत ही बड़ा कीमत चुकाना पड़ेगा। आपने डिडक्शन नहीं किया है, रिटर्न फाइल नहीं किया है या टाइम के ऊपर फाइल नहीं किया है तो दोस्तों इस तरह से आप क्या करो कि ये सब चीजें आपको फॉलो करो और आपके जो कंपनी का है वो अमाउंट सेव करो। अदरवाइज यहाँ पे आपको इंटरेस्ट पेनल्टी लेट फी वो सब पे करने जो है वो पड़ेगी। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन को प्रेस करो ताकि आने वाली ऐसे ही वैल्यूएबल वीडियो है आपको हर रोज मिलती जाएंगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।